Lower Limb Orthotics 1, Chapter number 4, Pathomechanics of the Knee Joint. Content. This presentation will cover the abnormalities related to the knee joint, the causes of various knee disorders, mechanical considerations pertaining to the knee. Why we are going to study these pathologies? The reason for studying and having an understanding are as follows. Restoration of the functional capability of the individual having this disability, to control the abnormal mechanical condition, and if possible to correct the abnormal mechanical condition. Then if we know how to correct, how to control, then the application of orthosis, planning for orthotic application, then the evaluation of the orthotic application. So these are the reasons of studying these pathologies so that we can correct accordingly. As a good orthotist and prosthetist must aware about the biomechanical consideration. So in this chapter we will study about the biomechanical consideration of the knee joint, its length of the lever arms, muscle forces applied to the knee joint, alignment of the femur and the tibia, because the knee joint is placed between the femur and the tibia, orientation of the joint axis and stresses in the femur. How the knee joint acts as a lever. There are two bones, namely femur and tibia, and knee joint is between. So these two bones comprises the 25% of the total height of the individual. अगर हमें फीमर और टिबिया की लेंथ पता लग जाए तो हम पूरी टोटल बॉडी हाइट का पता लगा सकते हैं, क्योंकि 25% होता है टोटल हाइट का। टोटल हाइट का 25% तो टिबिया और फिब्यूला टिबिया और फीमर ने ले लिया, तो बाकी जो 75% है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द लीवरेज प्रोवाइडेड बाय दीज लिंक्स कैन सब्जेक्ट टू द नी टू सब्सटेंशियल स्ट्रेस। तो इसीलिए अगर ये लिवर जो है, लिवर की लेंथ, लिवर का एंगल, ये सब कुछ जो है डिटरमाइन करता है कि नी जॉइंट पर कितना स्ट्रेस पड़ेगा। लिवर मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस फिगर में दिखाया है कि गाड़ी आके टकराई है और मीडियली डायरेक्टेड फोर्स लगी है नी जॉइंट पर। उसके फोर्स इज अप्लाइड मीडियली एट द नी जॉइंट फ्रॉम द लेटरल साइड। लेटरल साइड पर लगी और मीडियली डायरेक्टेड है, मीडियल साइड पर धकेला है उसको। देयर इज अ कलेक्शन ऑफ द फोर्स एंड काउंटर फोर्सेज विच कैन कॉज एंगुलर चेंज बिटवीन द फीमर एंड द टिबिया। अब क्या हुआ है, यहाँ पे फोर्स भी लगी है और काउंटर फोर्स भी लगी है। फोर्स गाड़ी से लगी है और काउंटर फोर्स जो उसकी अपनी बॉडी उस पर लगा रही है। तो काउंटर फोर्स क्या है, उसको डिनोट किया गया नीचे वाली डायग्राम जो है जी से, विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी वेट एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फुट एंड द ग्राउंड। ठीक है, वो एक जगह रेस्टिंग पोजीशन में है और कहाँ से काउंटर फोर्स लग रही है उसकी, ये उसका वेट जो है बॉडी का वो, और जो ग्राउंड से वो मदद ले रहा है। और इनर्शियल इफेक्ट भी है विच इज़ ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी मास टू रिटेन इट्स रेस्टिंग पोजीशन। और वो एक जगह खड़ा हुआ है ऐसे हाथ खोल के, तो ये काउंटर फोर्सेस दे रही हैं उसको, जो गाड़ी से फोर्स लग रही है। अभी जो एंगल चेंज होता है इसमें मीडियल कोलेटरल और क्रूशिएट लिगामेंट का रोल है। मीडियल कोलेटरल और क्रूशिएट लिगामेंट रेजिस्ट दिस चेंज इन एंगुलेशन। The strength of the angular change due to the applied force between the tibia and the femur is much lower due to the greater distance from the center of rotation to both ankle joint and hip joint. The restraining force applied by the medial collateral ligament, restraining force मतलब रोकने के लिए जो force लगाएगी, by the medial collateral ligament which has a stronger distance, shorter distance d from the point of application to the center of rotation, जैसे इस डायग्राम में है नीचे वाली सेंटर ऑफ रोटेशन देखें, increases the counter forces for the एंगुलर चेंज। कोलेटरल लिगामेंट क्या होते हैं, जो नी जॉइंट की साइड्स पर होते हैं, जो एंगल चेंज नहीं होने देते नी जॉइंट का, और कोई डिफॉर्मिटी जो है उसको रोक देते हैं, सडन फोर्स रोक देते हैं। तो ये नी जॉइंट के साइड्स पे लगे होते हैं। जो मीडियल साइड पे होते हैं उसे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं, और जो लेटरल साइड पे होते हैं उसे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं। सो दिस लिगामेंट अरेंजमेंट आइदर पेरी आर्टिकुलर और इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट arrangement is very important. It should be strong enough as well as the muscle force for holding the lever arms of the tibia and the femur and the knee joint motion. यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है
उन्होंने कहा है एक एक्टिविटी है कि इसको कंसीडर करें कि फुट ने एक बूट पहना हुआ है जिसमें ये रोलर्स लगे हुए हैं और इस फुट को नाम दिया है डी लोर्म बुट। द टोटल वेट ऑफ दिस एक्सरसाइज इक्विपमेंट इज़ 35 LPS। सिर्फ इसका वेट बताया है जो बूट है 35 LPS। फॉर दिस कंसिडरेशन द वेट ऑफ द लेग एंड द फुट इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट। इसमें जो है लेग और फुट का मेजर नहीं किया, सिर्फ इस बूट का जो वेट है सिर्फ वो बताया है। और नी जॉइंट से जो है वो डिस्टेंस लिया तो 2 फीट बनता है ये टोटल बूट तक। तो बेंडिंग मोमेंट ऑफ द टॉर्क ड्यू टू दिस वेट विल बी 35 LBS को मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस से, तो हमारे पास आ गया 70 फीट LBS। इसी कंडीशन को इन्होंने इस तरह से मेंशन किया है, दरमियान में नी जॉइंट एक्सिस जहाँ पे डॉट है उसको नी जॉइंट एक्सिस दिखाया है और एंड पे बूट है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं नी एक्सटेंसर्स आर ऑल्सो एक्सर्टिंग अ फोर्स हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 4 इंचज़ फ्रॉम द नी एक्सिस। इफ़ द मसल फोर्स वर डायरेक्टेड वर्टिकली, अगर ऊपर से फोर्स आती है तो फोर्स ऑफ 210 LBS वुड बी नीडेड टू इस्टेब्लिश रोटरी इक्विलिब्रियम एट द नी जॉइंट। तो मसल्स को और नी जॉइंट को कितना फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर वर्टिकली फोर्स पड़ेगी तो उसकी काउंटर फोर्स करने के लिए रोटरी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और हमें कितना चाहिए इसको रोटरी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने के लिए 210 LBS। बट दिस फोर्स बाय द एक्सटेंसर्स इज़ नॉट डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन, रादर इट इज़ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री पे रखा गया। वी कैन रिजोल्व दिस फोर्स ऑफ 210 LBS अकॉर्डिंगली। इसको हम किस तरह फिर अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि रोटरी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। इसको हम डिवाइड करेंगे 210 को कोसाइन 70 डिग्री और इज इक्वल टू 614 LBS। और इसका अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे जो AH है तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 614 से कोसिन 20 को, तो हमारे पास कितना निकल आएगा 577 LBS निकल आएगा। क्योंकि इस डायग्राम में दोनों जगह दिखाया हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट भी दिखाया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दिखाया है। तो वर्टिकल कंपोनेंट को मेजर करने के लिए जो है वो उन्होंने वो डायरेक्ट बता दिया कि वर्टिकल कंपोनेंट 210 LBS आया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो हम इस डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कहा गया कि जो टोटल फोर्स है नी एक्सटेंसर्स जो बर्दाश्त करें वो 614 LBS है और ये हॉरिजॉन्टली भी पड़ी और वर्टिकली भी पड़ी है नी एक्सटेंसर्स पे। तो वर्टिकल कंपोनेंट प्रोड्यूसेस अ मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सरसाइज इक्विपमेंट। The horizontal component forces the tibiofemoral joint surfaces towards each other imposing a compressive load of 577 LBS। बहुत ज़्यादा हो गया। This examples give an indication of the magnitude of the moment of the forces and the compressive stresses applied to the knee joint and its related structure as a result of vigorous muscular activity। अच्छा, जो हमारा नी जॉइंट होता है ना उस पर हमारा टोटल बॉडी वेट पता कितना पड़ रहा होता है, उसके अपने बॉडी वेट से 1.5 टाइम्स ज़्यादा पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 200 पाउंड्स का एक आदमी है तो उसके नी जॉइंट पर कितना प्रेशर पड़ेगा 300 पाउंड्स ऑफ प्रेशर ऑन हिज नीज़। हर स्टेप लेने पे उस पर 300 पाउंड्स ऑफ प्रेशर पड़ेगा क्योंकि 1.5 टाइम्स बॉडी वेट होता है, ज़्यादा होता है। अब जो नी जॉइंट पर स्ट्रेस पड़ता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, डायग्राम से इन एग्जांपल से हमें पता लगा कि ये बॉडी का अपना वेट और इनर्शियल इफेक्ट जो उस पर पड़ता है, लेंथ ऑफ द लिवर आर्म इंपॉर्टेंट है और मैग्नीट्यूड ऑफ मसल फोर्सेस भी इंपॉर्टेंट है। तो देयर विल बी स्ट्रेस कॉजिंग पेन एंड डैमेज टू द जॉइंट सर्फेस इफ़ देयर इज सम डेविएशन फ्रॉम दिस फॉलोइंग कंडीशंस। अगर वेट और इनर्शिया ठीक नहीं है, लेंथ ऑफ द लिवर आर्म ठीक नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मसल फोर्स ठीक नहीं है तो कोई ना कोई पैथोलॉजी, कोई ना कोई पेनफुल कंडीशन डिवेलप हो जाएगी। तो हमें क्या मेंटेन करना है, वी हैव टू मेंटेन द नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ द फीमर, टिबिया एंड पटेला। देयर शुड बी ए प्रॉपर रिलेशनशिप ऑफ द एनाटॉमिक ट्रांसफर्स एक्सिस, अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन द फीमर, टिबिया, लिगामेंट एंड मसल। जिसका जो काम है, जिस पर जितना लोड पड़ना चाहिए उतना ही पड़ना चाहिए। ये नहीं कि एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ेगा तो फिर कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन डिवेलप हो जाएगी। अब ये अलाइनमेंट ऑफ फीमर एंड टिबिया दिखाई है। अगर हम देखें तो दो तरह के इन्होंने एक्सिस लिए हैं, एनाटॉमिकल एक्सिस को OA कह दिया और मैकेनिकल एक्सिस को OB कह दिया, OA एंड OB। उन्होंने कहा जब टिबिया वर्टिकल पोजीशन में होती है तो जो लाइन है OA वाली विल डेविएट अबाउट 90 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल और मैकेनिकल एक्सिस जो है वो 3 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल होगा। कोई भी मैकेनिकल जॉइंट अगर एक्सटर्नल लगाया हुआ है
ड्यूरिंग सम पैथोलॉजी इफ द एनाटोमिकल एंड मैकेनिकल एक्सिस डिफर फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यूज़, अगर इनसे ये नॉर्मल वैल्यूज़ है 9 डिग्री और 3 डिग्री, अगर इससे अब नॉर्मल आ जाती है, इस तरह की नहीं आती, तो देयर विल बी इट विल कॉज द कंडाइल्स एंड लिगामेंट्स टू एबनॉर्मल स्ट्रेसेस। ये जॉइंट एक्सिस की ओरिएंटेशन ली गई है, देखो एंकल एक्सिस नज़र आ रहा है, नी एक्सिस और एक्सिस ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। अब इसमें जो नी एक्सिस है देखें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन इसके नीचे। एबनॉर्मल अलाइनमेंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ द जॉइंट एक्सिस प्रीडिस्पोज टू पैथोलॉजिकल कंडीशन। अगर ऐसी अलाइनमेंट नहीं होगी नॉर्मल तो फिर कोई ना कोई पैथोलॉजी डेवलप हो जाएगी। अगर हम फ्रंटल प्लेन से देखें तो ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द नी जॉइंट इज हॉरिजॉन्टल। यू कैन सी इन दिस पिक्चर इन द मिडल that there is a transverse axis of the knee joint is horizontal both in flexion as well as extension. Any significant deviation from this horizontal will change the angular relationship between the anatomical and the mechanical axis. A person standing with knee extended in such a way that transverse axis of the knee is in the frontal plane, then following will be with respect to the frontal plane. The ankle axis will be externally rotated about 25 degree. The axis of the neck of the femur will be antiverted about 10 to 15 डिग्री। अब ये भी नॉर्मल है कि एंकल एक्सिस अगर एक्सटेंडेड पोजीशन में खड़ा हुआ है, ठीक है, फ्रंटल प्लेन से देख रहे हैं, तो कितना रोटेट कर सकता है एंकल? 25 डिग्री, जो यहाँ पर दिखाई गई डायग्राम में 25 डिग्री एक्सटर्नली रोटेट हो रहा है। और एक्सिस ऑफ द नेक ऑफ फीमर कितना एंटीवर्टेड हो रहा है? अबाउट 10 to 15 डिग्री हो रहा है। अब ये नॉर्मल कंडीशन है, इससे हटकी होगी, इससे हटके नी एक्सिस, एंकल एक्सिस या एक्सिस ऑफ द नेक ऑफ द फीमर इससे हटकर होगा, इससे मुख्तलिफ होगा, तो कोई ना कोई पेनफुल कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ड्यूरिंग वेट बियरिंग ऑफ द लोअर लिम्ब देयर इज़ रिलेटिव इंटरनल रोटेशन ऑफ द फीमर विद रिस्पेक्ट टू द टिबिया ड्यूरिंग एक्सटेंशन। ये तो हमने गेट में भी पढ़ा था कि इंटरनल रोटेशन होती है फीमर की विद रिस्पेक्ट टू द टिबिया। वेट बियरिंग जब लोडिंग रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, मिड स्टांस फेज पे जाना शुरू हो जाता है। while external rotation of the femur with respect to the tibia during flexion position. These relative motions of the femur and the tibia with related changes in the joint axis position are synchronized movement and are necessary to normal functioning of the knee joint. क्योंकि ये ज़रूरी है, अगर वो इंटरनली रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा? एबनॉर्मल स्ट्रेसेस नी जॉइंट पर पड़ना शुरू हो जाएंगे। If these rotational movements are forcibly prevented when the knee is actively flexing or extending, abnormal forces are applied to the ligament of the knee. फिर क्या होगा? जो उसके नी के लिगामेंट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे, उनकी बर्दाश्त से बाहर स्ट्रेस जब पड़ेगा तो वो टीयर हो सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं। सो व्हेन द एबनॉर्मल फोर्सेस अप्लाई टू द लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट, व्हाट विल हैपन? स्ट्रेचिंग एंड टीयरिंग ऑफ द टिश्यूज ऑफ एट द नी जॉइंट। अब एक एग्जांपल दी है स्ट्रेसेस इन द फीमर। ये फीमर की एग्जांपल दी गई कि जैसे ये जो खड़ा किया हुआ है इन्होंने, इसमें दिखाया, इसमें ना फीमर को दिखाया गया कि फीमर जो है अगर एक तरफ जो है वो लोड लटका दिया, फीमर की अगर एक जगह लोड पड़ेगा तो वो जाहिर है उस तरफ झुक जाएगा। लेकिन दूसरी डायग्राम में देखिए, अगर हम कोई केबल लगा देते हैं दूसरी साइड पर तो उस वेट को कंपनसेट करने के लिए वो उसको खींचेगा और स्टेबल रखेगा। तो फीमर कैन बी कंपेयर टू एक्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम विच विल टेंड टू बेंड एंड विल सब्जेक्ट टू द, ये देखिए फर्स्ट डायग्राम में जो ए है वहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस पड़ रहा है और बी साइड पे लेंथनिंग हो रही है और टेंसाइल स्ट्रेस पड़ रहा है। इफ़ द केबल इज एडेड टू दिस अरेंजमेंट द केबल विल रेजिस्ट द टेंडेंसी ऑफ द वेट टू बेंड द कॉलम। अगर हम कोई केबल लगा देंगे उसकी ऑपोजिट साइड पे तो जो वो बेंडिंग पोजीशन है, वो बेंडिंग कंडीशन नहीं डेवलप होगी, वो उसको रोक लेगा, रेजिस्ट कर लेगा। इसी तरह जो मसल्स होते हैं वो इसी तरह ही काम करते हैं। द मसल्स कैन एक्ट टू रिलीव द ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस अप्लाई टू द लॉन्ग बोन्स। इसी तरह जो लॉन्ग बोन्स होती है जैसे कि फीमर, तो मसल्स जो है अपोजिट साइड पे वो उसको ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट काम करते हैं। इफ़ द फीमर इज फिक्स्ड इन अ प्लेस एंड वेट इज अप्लाइड ऑन द पेल्विस, द ग्लूटियस मीडियस स्टेबलाइजेस द पेल्विस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। With this arrangement, the femur is subjected to substantial compressive stress in the region indicated by the A and to tensile stress in the region B. उसी तरह सेम एग्जांपल फीमर की जो थी। और यहाँ पर कौन काम कर रहा है? इलियोटिबियल ट्रैक जो साइड पर लगा हुआ है, इलियोटिबियल बैंड भी कहते हैं, इलियोटिबियल ट्रैक भी कहते हैं।
तो ये उसी तरह ही केबल की तरह है, जिस तरह लास्ट डायग्राम में वो एक केबल और एक रोड दिखाया गया था, इसी तरह यहाँ पे रियल एग्जांपल दी है। टिलियोटिबियल ट्रैक जो है एज अ केबल काम कर रहा है और ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस को काउंटर कर रहा है ताकि बेंडिंग ना कोज हो। अगर कोई पैथोलॉजी होगी विद मस्कुलेचर देन द लॉन्ग बोन्स विल सब्जेक्ट टू वेरी एबनॉर्मल स्ट्रेसेस।